बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास शार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज का दिन यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफ़ा का दिन था और आज के दिन मरकज़ी तकरीब सजाई गई शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर असलहे की नुमाइश की गई, रियासती असासों की नुमाइश की गई। मुल्क के तमाम बड़े जो थे वो उस परेड ग्राउंड में मौजूद थे। उसके साथ साथ वज़राए ख़ारजा मुबस्सरीन जो दूसरे ममालिक से आए थे, वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और आज के दिन ये पैगाम दिया गया है कि वतन की इज्जत, वतन की हुर्मत पे जान अपनी ये वार देंगे, बनेंगे फूल और इस चमन के तमाम गुलशन निखार देंगे। बस एक कौम और एक मंजिल का नारा मिलके लगाएंगे हम, चमन के फूलों की परवरिश को हम अपने खून की फवार देंगे। सही इरादों से आने वालों हमारी बाहें खुली मिलेंगी, जो दिल कदूरत से भर के लाए तो सरहदों पे ही मार देंगे। यौम पाकिस्तान की तकरीब तो थी, दुनिया को तजदीद अहद वफा के दिन के तौर पे बताया तो जा रहा था, सियासी गहमा गहमी भी साथ ही चलती रही और सियासी मंजरनामा भी भरपूर रहा। जहां पर यौम पाकिस्तान के हवाले से बयानबाजी होती रही, वहीं पर एक दूसरे पर तनकीदी नश्तर भी बरसाए जाते रहे। प्रोग्राम के आगाज पे बात कर लेते हैं वजीर दाखिला शेख रशीद की, जिन्होंने पहले बहुत से दावे कर रखे थे तहरीक एतमाद की नाकामी के हवाले से। अब बात दावों से दुआ तक आन पहुंची है। पहले उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा करें, फिर आगे बढ़ते हैं। 25 को इजलास होगा, ज़ाहिर है एक रवायत है, 25 को तो दुआ होगी, 30 को 31 को पहली को जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे, पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा। 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। हम भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हमें नहीं नजर आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे। अगर ना चलें तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी दुआ है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलें। पहले जो पक्के दावे थे, अब वो उम्मीदों तक बात आन पहुंची है। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब। हसन साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। हसन साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊं, आज मालाकंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा आम से खिताब किया, उसका कुछ हिस्सा गुफ्तगू का मुलाहिजा कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप कामयाब हो चुके हो, इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, इमरान का हुकूमत खत्म हो चुका है, साबिक वजीर आजम बन चुका है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की यौम पाकिस्तान के दिन हुकूमत को ललकारने की वीडियो भी आपने देखी। हसन खावर साहब की जानिब बढ़ते हैं। हसन साहब, अगर इस वक्त माशी और सियासी मंजरनामा देखें तो हुकूमत एक महाज के ऊपर मजबूत दिखाई देती है कि वो मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर अवाम को अपने साथ में लाना चाहती है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट मौसूल हुई उसमें इत्तेहादियों के अपोजिशन के साथ जाने के इशारे दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म ने यह कह दिया मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, वज़ीर आज़म ने यह कह दिया अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा, मुनहरिफ अराकीन से दोबारा राबिता नहीं होगा। आने वाले दिनों में गोल क्या है? क्या आप ये सोच चुके हैं कि अपोजिशन बेंचेस पे अगर बैठना पड़ा तो बैठ जाएंगे और इस इकट्ठ का हम मुकाबला करेंगे? देखें, बात यह है, पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि जो बिलावल साहब की आपने स्टेटमेंट सुनवाई है, ये अगर हम मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो मतलब नोटों की बोरियां भर के लाए और 5-6 जो बिकाऊ घोड़े हैं उनको सामने रख के वो कहें जी हम जीत गए, तो ऐसे तो जमहूरियत नहीं चलती। लेकिन बहरहाल आपका सवाल जरा फर्क था। देखिए, हमारी हिकमत अमली बड़ी क्लियर है, वी आर प्लेइंग टू विन। हम लोग प्लान बी के सोचने वाले लोग नहीं है। अगर हमने प्लान बी का सोचना शुरू हो गया, इसका तो मतलब हमने हार मान ली। हम तो जंग लड़ रहे हैं जीतने के लिए और तीनों महाजों पे लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे इंशाल्लाह वोट के जरिए, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेंगे इंशाल्लाह अवाम की ताकत के जरिए, और अदालत भी गए हैं आईनी और कानूनी मदद के लिए। तो हर जगह पे जो है ये हमारा महाज इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हसन खावर साहब, आपने कहा कि हर जगह आप इस महाज को जीतेंगे। आज वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कह दिया कि मैं हुकूमत छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, ये लफ्ज़ भी अदा किए। ज़हनी तौर पर अगर आप समझते हैं कि आप जीत क्यों हुए हैं, फिर हुकूमत छोड़ने की बात क्यों? नहीं, देखिए, बात ही है, वो तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की है। उन्होंने ये भी तो कहा है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ने वाला खिलाड़ी हूं, और इसी तरह एक जीतने वाले पॉलिटिशियन को, एक लीडर को, एक स्पोर्ट्समैन को बिल्कुल इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। हुकूमत छोड़ने का मतलब ये है कि अगर हमें हुकूमत से अलग होना पड़ा आईनी तौर पर, तो हम जो अपनी जंग है एहतसाब की,
मौरूसी सियासत के खिलाफ वो नहीं छोड़ सकते। उनको कोई इक़्तिदार की लालच नहीं है, लेकिन उन्होंने बात बड़ी क्लियर किया है कि वो रिज़ाइन किसी सूरत ना करेंगे, ना कोई ऐसी ऑप्शन पे गौर हुआ है, ना करेंगे, ना ही कोई ऐसा फैसला होगा। हसन साहब, आप कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं वो, दूसरी जानिब कमर जमान कायरा साहब का आज मौक़िफ़ ये है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, हठधर्मी होती है कि जब आप देखना शुरू हो जाएं कि आप मैच हार रहे हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पे आपको मान लेना चाहिए कि हाँ हार हो गई, फिर एक नए अज़्म के साथ मैदान में उतरना चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि हमने तीनों फील्ड्स का मैंने आपसे जिक्र किया है, हमने मुकाबला करना है। पार्लियामेंट के अंदर करेंगे, वोटिंग कराएंगे, वोटों से फैसला होगा, लेकिन ये भी तो फैसला करना है जाकर कि क्या इस मुल्क के अंदर वो जो 90 का भयानक ख्वाब हमारी ऑपोजिशन दोबारा जिंदा कर रही है और बदतरीन तरीके से जिंदा कर रही है, क्या ये रास्ते खोल देने हैं? क्या ये मुल्क अब हॉर्स ट्रेडिंग की अमाजगा बन जाएगा? फिर तो जिस शख्स के पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे वो बोरियां भर के लाएगा, पूरी पार्लियामेंट खरीदने की बात करेगा, उसके आगे भी बंद बांधता है। और तीसरी बात यह है कि जिस दिन इन्होंने तहरीक अदम एतमाद फाइल की, पीपल्स पार्टी अपना नन्ना मुन्ना मार्च लेके आई ना, तो ये हमारा दिखाना हक नहीं है कि अवाम किसके साथ है और अवाम की सपोर्ट किसके साथ है, और खान साहब के जलसों ने ये बात वाजे कर दी है, तो ये भी हमारा हक है, जमहूरी हक है हमारा। हसन हावर साहब, एक बात बताइएगा, पंजाब में आप लोग दावा करते हैं कि आपने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, जनूबी पंजाब की महरूमी को ख़त्म किया, जनूबी पंजाब में बेइंतहा काम कराए, मगर इसके बावजूद जो सबसे ज़्यादा बेवफाई आपके साथ जिन अरकान असम्बली ने की, उनका तल्लुक भी जनूबी पंजाब से है। क्या आप क्या समझते हैं कि आपकी ग्रिप नहीं थी और वो जो नाराज़ होकर वो चले गए हैं, नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, कहते हैं हमारे इलाकों में तरक्याती काम नहीं हुए, दीगर शिकवे शिकायत करते हैं, तो क्या पंजाब में गिरफ्त नहीं थी? क्या मामला हुआ? हाँ साहब, शिकवे शिकायत तो सियासत में होती हैं, ठीक है, और वो अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कैन मेक सम पीपल हैप्पी ऑल द टाइम और यू कैन मेक ऑल द पीपल हैप्पी सम ऑफ द टाइम, लेकिन यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी ऑल द टाइम। ठीक है, ये तो बड़ी क्लियर बात है। नाराजगी, शिकवा शिकायत सियासत का पार्ट है, होती है, हम लोग उनसे राब्ते में भी हैं और हमारी कोशिश ये है कि मुशावरत से, बातचीत से उनके मसाइल हल कर लें। तरक्याती कामों के हवाले से ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त पंजाब का जो तरक्याती बजट है वो रिकॉर्ड सदा के ऊपर है। सोचा नहीं था किसी ने कि इतना बड़ा तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। आज जनूबी पंजाब के लिए जितना काम हुआ, पैसे रिंग फेंस किए गए, जितना काम वहाँ भी हुआ, जिलाई तरक्याती पैकेज 360 अरब का वो अपनी जगह पे है। 400 अरब रुपया सारा दुरुस्त है, उसके बावजूद जनूबी पंजाब क्यों नहीं आपके साथ? वहाँ के अरकान असम्बली जो हैं वो अक्सरियत, जो चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, आपके साथ क्यों नहीं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, जनूबी पंजाब हमारे साथ है, जनूबी पंजाब के सियासतदान भी हमारे साथ है, अवाम भी है। ये बात आपकी ठीक है कि कुछ नाराज अरकान का ताल्लुक वहाँ से जरूर है, लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं हो सकता कि जनूबी पंजाब हमारे साथ नहीं है। जनूबी पंजाब में तो हमने सबसे ज्यादा काम किया है। कुछ अरकान ऐसे हैं, क्योंकि तरीन साहब का भी थे, ये वो ग्रुप था, वो सारी बात अपनी जगह पे है, लेकिन मैं उसको जनूबी पंजाब की महरूमी नहीं समझता। उन्हीं महरूमियों को अजाला तो हमारी हुकूमत ने किया है, तो इन दो बातों को जोड़ना शायद सही नहीं है, लेकिन इन दोनों को आप अलग अलग देखेंगे तो दोनों का जवाब है। हसन साहब, अहमद हुसैन डेहर साहब ये कहते हैं कि मेरा मुतालिबा ये था कि जनूबी पंजाब का आपने जो सेक्रेटेरिएट बनाया उसे फाल किया जाए, आपने तमाम तर इख्तियारात तख्ते लाहौर में रख दिए। दूसरा, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि मैंने तरक्याती काम करवाने के लिए बारहा कहा, नहीं हुए, फिर मुझे पैसे देने पड़े वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जाके। उनसे पूछा गया कि किसको दिए, वो कहते खान साहब मेरे सामने बैठे, मैं उनको बताऊंगा और मैं अपने पैसों की वापसी का मुतालिबा कर रहा हूं। अब आपके अपने अरकान ऐसे इल्ज़ाम लगाएं तो फिर कहां जाएंगे? देखें, बात यह है, वो तो आपको पता है कि अगर किसी से पैसे मांगे जाएं तो उसका एक प्रॉपर फोरम है, वहां जाके उनको बात करनी चाहिए। अगर हमारे सामने एविडेंस ले आए या बात भी करें, हम इंक्वायरी भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। अब जब वो खान साहब को बताएंगे, अगर वो दिन आएगा तो खान साहब हमें बता देंगे, हम कार्रवाई कर देंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर उनकी शिकायत दुरुस्त है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो बताएं तो सही कि किसने उनसे पैसे लिए। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठे बैठे एक रुकन असेंबली से कोई पैसे मांगे और वो पैसे देने को भी तैयार हो जाए। लेकिन हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक बात करेंगे तो सामने आएगी। दूसरी बात जो आपने की कि उनकी स्कीम पे काम हुआ या नहीं हुआ, देखिए, तरक्याती स्कीमों को डिज़ाइन करने का, उनकी आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है। अगर वो ADP से है तो उसका एक और तरीका है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज का है तो उसका एक और हिस्सा है, एक और तरीका है। उसमें जो अरकान पार्लियामेंट है उनसे भी बात होती है
लोकल जो आपके लोकल गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनसे भी बात होती है, आवाम से भी बात होती है, ज़रूरत भी देखनी होती है। अनलिमिटेड फंड्स तो नहीं होते। मैंने आपसे कहा है कि आप दुनिया का कोई तरक्याती पैकेज ले आए, 22 करोड़ लोग या 11 करोड़ लोग तो खुश नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो नाराज होंगे, लेकिन फिर ये बातचीत से मसले हल होते हैं। इस तरह की बातचीत हसन हावर साहब, फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं। हसन हावर साहब, क्या आप समझते हैं, चूंकि आप बड़े डेड ऑनेस्ट हैं, हमें आपके माजी से बड़ा अच्छी तरह हम जानते हैं कि हसन हावर वो बात नहीं करेंगे कि जो उनके ज़मीर पे एक बोझ होगा वैसा काम कोई नहीं करेंगे। हसन हावर साहब, क्या आप समझते हैं कि पंजाब के अंदर करप्शन नहीं हुई? पंजाब के अंदर क्या नहीं हुई? करप्शन नहीं हुई। करप्शन नहीं हुई? नहीं, देखिए मैं आपको फिर ये बात करूंगा कि अगर किसी शख्स के कोई शिकायत हो किसी शख्स के बारे में तो बिल्कुल करें। देखिए करप्शन तो किसी ना किसी लेवल के ऊपर, पेटी करप्शन ये वो, आप पंजाब में 11 करोड़ अवाम है, बहुत ज़्यादा अफसरान है। आप किसी की गारंटी तो नहीं दे सकते कि किसी शख्स ने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। अगर मैं कहूँगा तो गलत कह रहा हूँ, लेकिन बात हो रही है इंस्टीट्यूशनल करप्शन की, बात हो रही है कि एक रजीम के अंदर करप्शन हुई कि नहीं हुई। हम तो ये बारहा कह चुके हैं कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो आए, लेकिन अगर सिर्फ ये सियासी बयानियां बनाना है तो उससे बात नहीं बनती। जो इल्ज़ाम लगाएगा उसको बताना तो है, चले सबूत तो बात की बात है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ये तो बताएं किस शख्स को दी, उसका भी बयानिया ले लेते हैं, उसका भी व्यू ले लेते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। और मेरे ख्याल में इस तरह की जितनी बातें आई, ये कॉलमों की जीनत बनी, लोगों ने बात की, लेकिन हमारे तक, वज़ीर आला तक कभी कोई शिकायत फॉर्मल नहीं आई। और जब कभी शिकायत आई तो उसके ऊपर फौरी कार्रवाई भी हुई, इंक्वायरी भी हुई। हसन साहब, राजा रियाज साहब कुछ ही देर पहले उन्होंने एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने एक दावा किया है। वो कहते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो अपोजिशन के साथ राबिते में है, और उन्होंने अपोजिशन को ये बात की है कि अगर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना लाई जाए तो मैं इमरान खान का साथ छोड़ने को तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मतलब ये तो मैंने तो उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन ये बात तो बहुत ही मतलब इलॉजिकल सी बात है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इमरान खान के वफादार सिपाहियाँ, उनके सोल्जर हैं। इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला बनाया है, आज भी वो उनका कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। तो इस तरह की बातें मेरा ख्याल करना मुनासिब नहीं है। ऐसे तो हम किसी के बारे में कोई भी बात कर देंगे, लेकिन इसमें कोई किसी किस्म की दूर दराज तक भी कोई हकीकत नहीं है। अगर ये बात सच है, वैसे मुझे यकीन नहीं आया कि उन्होंने वाकई कहा है, लेकिन मैं खुद भी सुनूंगा। लेकिन आपको यकीन क्यों नहीं आता? उन्होंने बात की है तो मैं हवाला दे रहा हूं। उन्होंने तो फवाद चौधरी साहब के मुताल्लिक ये कहा था कि चौधरी साहब आपने मुझे कहा था कि मेरे बारे में नून लीग और पीपी से बात करें, अब वो आप लोगों को रखने को तैयार नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने फवाद चौधरी साहब को भी ये कह चुके हैं वो पहले। नहीं वो लेकिन वज़ीर आला के बारे में ये कहना कि वो कह रहे हैं मैं पार्टी छोड़ने को तैयार हूँ, नहीं, बिल्कुल ये मैं इसको बड़ा एक नॉन सीरियस बात समझ रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस पर हंसी भी आ रही है। कोई किसी किस्म की दूर दराज तक भी इसमें कोसों दूर कोई हकीकत नहीं। चलें, -1 पंजाब के अंदर फार्मूले पे बात हो रही है, इसमें कोई हकीकत है? और दूसरा, क्या चौधरी नसार जो हैं वो पंजाब में किसी अहम सीट पे आ रहे हैं? देखिए राणा साहब, इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं तो बड़ी वाज़ेह एक बात करता हूँ, और वाज़ेह बात यह है कि पिछले 3.5 साल से पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड वज़ीर आला हैं, और जो रहे हैं और आज भी हैं, और इसलिए हैं कि वो इमरान खान साहब की चॉइस थी और चॉइस हैं, और इमरान खान साहब का उन पर कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस है, और जब तक ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहेंगे। अब पंजाब में कोई और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी किस शख्स को देनी है नहीं देनी, पार्टी क़यादत का फैसला है। अगर इस पर कोई फैसला होगा तो सामने आ जाएगा। मेरे इल्म में ज़ाती ऐसी कोई बात नहीं। तो हसन साहब, तरीन ग्रुप के बेशतर अरकान का ये मानना था कि माइनस बुज़दार के अलावा हम बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर आपके उनके साथ रवाबित भी थे, तो फिर वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो रहे हैं? नहीं, शुरू में ये बात आई थी, और मैं आपको बताऊं कि उनके अरकान जो हमसे राब्ते में है, ये इसी बात का इजहार है कि वो सिर्फ एक शख्स के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहे, उनके इशूज़ हैं। देखिए, पर्सनैलिटी क्लैश तो किसी का भी नहीं होगा, अगर हो तो उसका इलाज तो नहीं है। जब आप किसी भी मसले की बुनियाद में देखते हैं तो गिले शिकवे मसाइल ही होते हैं ना, और सियासतदानों के मसाइल क्या होते हैं? तरक्याती काम है, ये सारी बातें आपने की हैं, तो उनसे राब्ते में है, उनके जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढ रहे हैं। इसी तरह सियासत चलती है, इसी तरह चलनी चाहिए। और हमसे जब वो बात कर रहे हैं और बुज़दार हुकूमत से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बात करने में रज़ामंद है और वो अपने पिछले मौक़िफ़ से आगे जाने को तैयार है। तो ये तो बड़ी क्लियर बात है। हसन खाबर साहब, मुस्लिम लीग नून जो है और PDM, उसने अपना
चेंज कर लिया और वो 28 को अब इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, आपका 27 को जलसा है, तो क्या तहरीक इंसाफ भी लाहौर से उसी तरह निकलेंगी जिस तरह मुस्लिम लीग नून निकल रही है एक बड़े काफिले के साथ, और उसको कौन क़यादत करेगा, और आप भी क्या गुजरिया GT रोड उसी तरीके से जाएंगे? हमारे 27 तारीख के काफिले के लिए पूरे मुल्क से लोग आएंगे और आप देखेंगे कि 27 तारीख को जो जलसा होगा ये पाकिस्तान की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा जलसा होगा और हर जगह से जाएंगे। ये कोई किसी एक वो पार्टी ऐसा नहीं कि लाहौर से जुलूस निकलेगा, आप देख लेंगे 27 तारीख को इंशाल्लाह तारीख लिखी जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया हसन खबर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हम हर कानूनी और आईनी तरीके से अपोजिशन का मुकाबला करेंगे और अपोजिशन को टफ टाइम देंगे। कार्ड्स अपने पास मौजूद हैं, मुनहरिफ अराकीन जो हैं उनसे राबिते भी जारी हैं। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुल्की सियासी गहमा गहमी इस वक्त जारी है। जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, एक तरफ बात जो दावों पर थी वो अब उम्मीदों पर उतर आई है। वज़ीर आज़म दो टोक ये कह चुके हैं कि अपोजिशन के साथ मिल बैठ के बात नहीं होगी, मुझे अवाम में भी जाना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इनके साथ डायलॉग नहीं करूंगा, अगर करने ही थे तो मैं 3.5 साल पहले इन्हें एनआरओ दे देता। बढ़ते हैं राना साहब की तरफ। राना साहब, अगर मौजूदा सिनेरियो देखा जाए, अपोजिशन ने अब तक का जो मैकेनिज्म बनाया, जो उन्होंने हिकमत अमली तरतीब दी कि अगर इक्तदार में आना है तो किस तरीके से आना है, बंदर बांट किस तरीके से होगी, मैकेनिज्म क्या है उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। या सर, एक चीज़ तो मैंने कल भी कही थी, 2 दिन पहले भी कही थी, गेम ओवर। अब वज़ीर आज़म के पास ऐसा कौन सा पत्ता है, ऐसा पूरे एतमाद क्यों है कि वो आज भी कह रहे हैं कि हर सूरत में अदम एतमाद नाकाम होगी। आज भी वो कह रहे हैं कि मैं 27 को एक सरप्राइज़ दूंगा। आज भी वो कह रहे हैं कि हो सकता है, आज एक फिक्रा था कि अपोजिशन के लोग हमसे मिल जाएं। अब अपोजिशन किसको कौन है? पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून, ANP, अख्तर मेंगल, यही है ना अपोजिशन। जी जी। अब आप पीपल्स पार्टी को चोर कह रहे हैं, आप नून लीग को चोर कह रहे हैं, आप मौलाना फजलुर रहमान पे तनकीद कर रहे हैं। तीनों जिसको आप बुरा कह रहे हैं, जिन पर आप करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिन पर आप सारा कुछ कह रहे हैं, जिनके साथ बैठने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो अब उनमें से कौन मिलेगा आपको? देखिए, मेरे पास जो इतलात है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज 23 मार्च के इवेंट, इससे 2 रोज़ पहले के इवेंट्स, पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान एक आलमी लीडर बन के एक मुसलमानों की आवाज़ बन चुका है, एक मुसलमानों का, मुस्लिम ममालिक का तर्जमान बन चुका है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसमें दूसरी राय कोई नहीं है यासर कि आज PTI की मकबूलियत पहले से बढ़ गई है। लोग इमरान खान की महंगाई को, लोग बेरोज़गारी को भूल गए हैं। वो अब इनके साथ हमदर्दी भी बढ़ गई है, लोग इनके लिए लड़ना भी चाहते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें यासर, तो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि तीनों इत्तेहादी जो हैं वो आप इनके साथ नहीं हैं। इत्तेहादी जो हैं वो क्लियर तौर पे 25 या 26 को बाकायदा ऐलान कर देंगे यासर, बाकायदा ऐलान कर देंगे, क्योंकि सिलसिले में सारे मामलात, हर चीज़ तय हो चुकी है और ये सारी लोग समझ रहे हैं कि शायद दरमियान से कोई रास्ता निकला है। मैंने आगे भी कहा था, रास्ता वहीं से निकलना है जहाँ से निकलना चाहिए, जहाँ से निकलने की एक आखिरी उम्मीद है। राना साहब, आप ये देखें, जहाँ से उम्मीद है, आप तीसरे फरीक की बात कर रहे हैं, जहाँ से उम्मीद है कि सबको साथ बैठा के, फरीक नहीं, आप फरीक ना कहें उसे, तीसरे आप फरीक ना कहें, आप मुसालियतकार कह लें। हाँ, मुसालियतकार जो हैं उनकी तरफ से जो एक सजेशन थी कि सबको मिला के एक जगह पे मुतफ़िका लाहेअमल तरतीब दे दें और कदूरतें दूर कर लें। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह का 2 टोक बयान दिया, आपको लगता है मंजरनामे में ऐसी कोई सूरत हाल देखने में मिलेगी? देखिए, मैंने तो आपसे कहा है कि गेम ओवर हो गई है, बिल्कुल गेम ओवर हो गई हुई है। सर, मेरे पास तो आज ऐसी इतलात मौजूद हैं कि आज एक मीटिंग, एक तो वो मीटिंग जिसकी कहानी सब ने सुन ली, जिसकी अंदरूनी कहानी, जिसके अंदर की कहानी, असल कहानी के नाम से कई चीज़ें कई सुबह से लेकर शाम तक गर्दिश करती रही हैं। मेरे पास तो आज ये यहाँ तक खबर है कि तहरीक इंसाफ के एक पंजाब के, मैं पहले भी इशारा दे चुका हूँ, और 3 और, एक पंजाब का बड़ा और 3 वफाक में बैठे 3 बड़े जो हैं, उन्होंने आज आपस की एक गुफ्तगू में ये बात कही है कि अब हमें भी अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करना होगा। मैं ये एक लफ्ज़ कह रहा हूँ। अच्छा, हमें अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करना होगा क्योंकि अब हमारी बारी ख़त्म हो गई है।
अब हमारी बारी ख़त्म हो गई है, ये लफ्ज़ आखिर यार सर। अब मुझे जो मेरे पास जो इतलात हैं, वज़ीर आज़म के पास एक पत्ता ज़रूर है, उसका हम इशारा दे चुके हैं। अगर वो पत्ता मौके पे चल गया तो फिर हो सकता है बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ें अचानक तब्दील हो जाए, लेकिन उस पत्ते को नाकाम करने के लिए या उस प्रेशर को नाकाम करने के लिए या वज़ीर आज़म के प्रेशर को नाकाम करने के लिए एक नई प्लानिंग जो अपोजिशन ने बनाई है, ये जो आपको क्या नज़र आ रही है 28 तारीख को जो अपोजिशन आ रही है 27 की बजाय, तो ये 28 को आप क्या एक दिन बाद क्यों आ रहे हैं? वो एक दिन बाद आने का असल मकसद क्या है? इसी प्लानिंग पे एक ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे ऑपोजिशन की प्लानिंग क्या है, ऑपोजिशन क्या सोच विचार कर रही है और हुकूमत को टफ टाइम किस तरीके से देगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म ने जो अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ इजलास किया उसमें मुनहरिफ अराकीन के साथ दोबारा राबिता ना करने की बात की गई है कि ना करे राबिता, अगर कोई नहीं वापस आना चाहता रहने दे, छोड़ दे। और वज़ीर आज़म को हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने जो इशारे दिए हैं, जो इंदिया दिया है कि इत्तेहादी अब हमारे साथ नहीं रहे, कौन कौन से इत्तेहादी हैं जो साथ नहीं रहे? क्या तमाम के तमाम अपोजिशन की तरफ चले गए या अभी भी कोई इत्तेहादी साथ में है? दूसरा, चौधरी निसार अली खान से मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बात की और फिर ये कहा कि फैसला चौधरी निसार ने खुद करना है, उससे क्या इशारे मिलते हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात यह है कि अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत सोच क्या चुकी है? आप ये कहते हैं कि प्लानिंग अपोजिशन की प्लानिंग पे तो बाद में आ जाएंगे, हुकूमत की प्लानिंग क्या लगती? देखें जी, हुकूमत फैसला कर चुकी है कि हुकूमत ने 27 तारीख को एक तो अवामी शो करके ये साबित करना है कि 11 जमातों के मुकाबले में हम कितने पावरफुल हैं। दूसरा, उसमें 3 से 4 अहम तरीन इंकशाफात जो इससे पहले नहीं हुए वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। साथ में कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं इनकी पार्टी के अंदर कि ना किया जाए। एक या से ज़्यादा वीडियोस हैं जो दिखाने की कोशिश की जाएगी, जो वहाँ पे दिखाई जाएंगी। किसके बाद? हॉर्स ट्रेडिंग मुतालिक बस हैं कुछ चीज़ें, हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, यही उनका ट्रम्प कार्ड हो सकता है? ट्रम्प कार्ड जो है ना वो वज़ीर आज़म की जेब में है। अच्छा, वो इससे अलग है। अच्छा, उसके बाद ये बेसिक इस पावर शो करने के बाद उन्होंने मैसेज देना है सियासी जमातों को कि हम पाकिस्तान में अब सियासत करेंगे और इसकी सियासत जो होगी वो सारे देखेंगे क्या सियासत होगी। ये 27 तारीख को अगर ये एक बड़ा मजमा लगा लेते हैं जो लग जाना है, जिसके लिए मैंने पहली दफ़ा PTI को इतना मुनज़्ज़म देखा इक़्तिदार में आने के बाद, और जब वो लग गया और बेहतरीन हो गया और चंद, मैं तुम्हें आपको कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें अनाउंस की जाएंगी सबूत के साथ कि जिसके बाद अपोजिशन जो है उसे अपना बयानिया तब्दील करने या उसी बयानी को रखने के लिए बड़ा मुश्किल होगी। ये आप क्या समझते हैं? ये बात जो हम कह रहे हैं अपोजिशन को नहीं पता। अपोजिशन ने अचानक अपना जलसा चेंज किया है, अचानक वो 28 पे लेके गए हैं, अचानक ये सारा कुछ हुआ है। पहले वो 24 को दाखिल हो रहे थे। इस पे आगे चल के बात कर लेंगे इस पे, लेकिन हुकूमत की अगर बात करें, आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान अपना जो ट्रम्प कार्ड है वो अपने वफाकी वज़रा जो करीबी रफ़ीक हैं उनके आगे भी नहीं शो कर रहे? कैबिनेट के अंदर कुछ लोगों पे आपको एतमाद नहीं होता, ठीक है आप नहीं शो करते, क्या आप ये समझते हैं कि कोई एक शख्स ऐसा है जिसे पता होगा वज़ीर आज़म के पास ट्रम्प कार्ड क्या है, या फिर वज़ीर आज़म तमाम लोगों से अपना एतमाद उठा चुके हैं? एतमाद की बात नहीं है यार, आप तो मुझे नहीं पता किस तरस पे बात कर रही हैं, क्या कहना चाहते हैं। एतमाद की बात नहीं है। हमेशा कैप्टन जो होता है ना, जो टीम का कैप्टन होता है, वो एक ऐसी चीज़ अपने पास रखता है, उसे पता होता है कि मैंने किस वक्त किस जगह क्यों, किसी पे बेतमादी नहीं होती। मामला ये होता है कि क्या ये मेरा जो पत्ता है जो मैंने शो करना है, ये पत्ता मेरे साथी किसी और से डिस्कस ना कर दें, मेरे साथी वक्त से पहले शायद उस चीज़ को सामने ना ले आएँ और किसी ना किसी जगह को गुफ्तगू न कर दें। ये वज़ीर आज़म के अलावा किसी को नहीं पता, और वो जो पत्ता है शायद मैं भी नहीं बता सकता, जिसकी शुनीद है। और दूसरी मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर बता दूँ, जो लोग कह रहे हैं ना शायद वो तर्क का पत्ता चौधरी निसार है, नहीं भाई, या सर मैं बता दूँ, चौधरी निसार साहब आइंदा इलेक्शन आज़ाद लड़ेंगे, और चौधरी निसार साहब आइंदा इलेक्शन एक सीट पे खुद लड़ेंगे, एक पे उनका बेटा लड़ेगा। चौधरी निसार की टोटल हमदर्दियाँ ज़रूर इमरान खान साहब के साथ हैं,
लेकिन उन्होंने अपने करीबी रफ़का को ये बात कही है कि मैं इस पोजीशन में, इन हालात में किसी सूरत में भी अब मैं एक सियासी खुदकशी करना नहीं चाहता कि मुझे लोग ये कहें कि तुम इक़्तिदार के लिए, मैं ये लफ्ज़ कह रहा कि इक़्तिदार के लिए तुम किसी के साथ चले गए। ये बिल्कुल क्लियर है। चौधरी निसार साहब अपनी वज़ादारी की वजह से ऐसा कहते हैं कि अगर मैं पीटीआई के साथ चला गया तो हो सकता है मेरे करीबी हल्के मुझ पर बात करना शुरू कर दें, इस वजह से वो मार खा रहे हैं। नहीं, इस वजह से नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी ज़िंदगी में इक़्तिदार के लिए किसी के साथ नहीं गया। उन्होंने कहा अब ये शोर मचा हुआ है कि मैं वज़ीर आला आ रहा हूँ, मैं ये बन रहा हूँ, मैं ये बन रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं असम्बली में जाता हूँ और कोई पीछे से ये कह देता है कि ये लोटा या वैसा लफ्ज़, तो मैंने तो पूरी ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त कमाई है, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं उस वक्त में ज़रूर किसी सियासी जमात के साथ जा सकता था अगर वो अपोजिशन में होती और उसको मुश्किल वक्त होता तो मैं ज़रूर जाता। उन्होंने वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा मैंने मियाँ नवाज शरीफ को कभी नहीं छोड़ा था, मुझे मियाँ नवाज शरीफ ने छोड़ा है। तो मैंने हर मुश्किल वक्त फिर इसमें क्या कबाहत है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाती है, अगले जनरल इलेक्शन होते हैं, तो पीटीआई के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? उसके वक्त उस पर उन्होंने बिल्कुल कहा कि जब वो हालात आएंगे तो उस पर पीटीआई को सख्त फैसले करने पड़ेंगे जो शायद पीटीआई सख्त फैसले ना कर सके। लेकिन उस पर पीटीआई को वाकई सख्त फैसले हैं। चौधरी निसार के जो मुखालिफ हैं इस वक्त एक बाकायदा वज़ीर हैं और वो किसी सूरत में भी देखें ये होगा, चौधरी निसार साहब आएंगे तो कुछ लोग चले जाएंगे, सही, और चौधरी निसार साहब नहीं आएंगे तो वो पार्टी में रहेंगे। तो कुछ फैसले जिस तरह आज इमरान खान साहब ने कहा चौधरी निसार साहब को करने हैं, तो कुछ फैसले इमरान खान साहब को भी करने हैं। क्या उनकी जमात के लोग उनकी आने पर अगर चौधरी निसार आ जाता तो बेहतरीन हो जाता है, आने पे राजी हैं या नहीं है? मैंने आपको बताया चौधरी निसार आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, एक नशिस्त पे उनका बेटा लड़ेगा, एक नशिस्त पे खुद लड़ेगा। यानी कुछ मुश्किल फैसले हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी करने हैं बतौर पार्टी सदर, और कुछ फैसले हैं जो चौधरी निसार अली खान साहब को भी करने हैं। नाज़रीन, हुकूमत के पास इस वक्त और हैं, हुकूमत के पास कानूनी और आईनी ऑप्शंस है और उस पर बहस क्या चल रही है उसी बारे में बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, हुकूमत वक्त जो है वो अपोजिशन को टफ टाइम इस तरीके से दे सकती थी कि उसके अपने अराकीन भी उसके साथ रहते और इत्तेहादी भी साथ रहने का इशारा देते और वादा करते। जब हुकूमत को ये दिखाई दिया कि मुनहरिफ अराकीन जो है वो अपोजिशन के साथ जाकर बैठ चुके हैं और हमारे इत्तेहादी भी हमें छोड़ने का इशारा दे रहे हैं और इंदिया एहसास वाज़ेह हो रहा है, तो हुकूमत ने आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का सोचा। जब हुकूमत ये सोच रही है तो अपोजिशन ने भी इसी महाज के ऊपर तैयारी कर ली कि अवाम में तो हम जा ही रहे हैं, हुकूमत के बंदे भी हमने तोड़ लिए हैं, हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद में भी हम टफ टाइम देंगे, लेकिन कानूनी रास्ता हम भी इख्तियार करेंगे। तो दोनों तरफ से जो पार्लियामेंट से बात अदालत तक जान पहुंची है और बेशतर आर्टिकल्स की तशरीह के ऊपर बात हो रही है, तो इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर आफ्ताब बाजवा साहब ने। बाजवा साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। बाजवा साहब, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इजलास को ताखीर पे बुलाने के हवाले से अपोजिशन के मौकिफ पे। अपोजिशन ये कहती है कि आइन से इनहराफ किया स्पीकर कौमी असम्बली ने। आप क्या समझते हैं कि क्या मखसूस हालात होने के नतीजे में स्पीकर के पास इस बात का इस्तेहकाक है कि वो किसी भी इजलास को कुछ दिन ताखीर का शिकार कर दे? देखिए, असेंबली रूल्स का 37 है जिसमें बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि सिर्फ इजलास बुलाने की हद तक लिखा गया। ये नहीं लिखा गया कि 7 दिन के अंदर आप इजलास जरूर बुलाएंगे, ये नहीं। वहां को जो डेट देंगे उसके आगे जाके 7 दिन, ये जिक्र नहीं है वहां पे। जहां पे एम्बिग्यूटी हो, जहां पे कोई थोड़ा सा भी हो, तशरीह की जरूरत हो, तो वो अदालत उसकी तशरीह करती है। जिस पे कल 2 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जो मामलात स्पीकर के हैं वो असेंबली के अंदर ही हल किए जाएं, असेंबली के अंदर ही हल होने चाहिए और वहीं पे इस पॉइंट को उठाया जाए। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि क्योंकि आइन जो बात कहता है उसमें कोई वक्त का तयन नहीं किया गया, सिर्फ 7 दिन में उन्होंने कहा जी आप बुलवाएं। अब उसके बाद साथ एक और थोड़ी सी तशरीह कर दी गई है, अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं जो ये स्पीकर समझे कि अब इन हालात में इजलास होना जरूर जो है वो लाजमी नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। अब देखें, OIC की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने स्पीकर साहब ने अपनी रीजंस में ये बता दिया है कि क्योंकि ओआईसी का इजलास हो रहा है, हमें सिक्योरिटी के प्रॉब्लम भी हैं, वहां पे रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है, वजारत खारजा उसकी इंचार्ज है। अब वजारत खारजा इजाजत नहीं दे रही इजलास करने की, तो ये भी वो हालात हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए स्पीकर साहब ने देखते हुए इसको 25 तारीख के लिए फिक्स किया है। जी बाजवा साहब, पूरी कौम की कल निगाहें जो होंगी वो पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदलिया जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर होंगी। कल से हेयरिंग शुरू हो रही है और उसमें वफादारियाँ तब्दील करने वाले अरकान के ख़िलाफ़ एक हक़ में या ख़िलाफ़ या तशरीह 63A की जो भी होगी उसके हवाले से फ़ैसला होगा। आप क्या समझते हैं कि इसमें आपकी क्या राय है, कानूनी राय क्या है कि कानून इसमें क्या कहता है? क्या इस पर अगर स्पीकर उन्हें अगर ये बात स्पीकर तक चली जाती है और स्पीकर उनको वोट कास्ट नहीं करने देता तो उस सूरत में क्या है? और अगर इसी दौरान में इजलास भी हो जाता और अदालत आलिया से फैसला नहीं आता तो इस दौरान में कानूनी राय क्या, कानूनी अहमियत क्या होगी? देखिए, इस वक्त मामला जो है अदालत के पास ज़ेर समाअत है। जब तक को मामला अदालत के पास ज़ेर समाअत होता है उस वक्त तक ये इजलास जो है मैं समझता हूँ ये 25 तारीख को वो बुलवाएंगे, लेकिन शायद डेट ना दें और इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही जो हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर जजमेंट्स आ चुकी हैं। राणा साहब, आपको याद होगा कि जब ये जाली डिग्रियों वाला मामला चल रहा था तो उस वक्त मैंने एक आमर यार वारन पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। जो पहला केस आया था जाली डिग्री पे, सबसे पहले आपको 63 जो है उसका 1 से पहले आपको देखना होगा कि 61F को कोई शख्स सादक और अमीन भी है कि नहीं है, वोट देने के काबिल है या नहीं है, पहले ये डिटरमिन होगा। पहले इसको डिटरमिन करने के बाद फिर बात आगे चलेगी। एक शख्स एक पार्टी से वोट लेता है, फिर उसी से मुनहरफ हो जाता है और फिर कहता है कि नहीं जी मुझे फलां पार्टी ने वादा कर लिया है टिकट देने का, और कुछ पैसों का भी जैसे सुन रहे हैं, बहुत सारे मार्केट गर्म है इस वक्त, मुख्तलिफ अफवाहें हैं, कितना बताता है कितना बताता है। बात जो है वो अब पूरी नेशन देख रही है, गधे खच्चर घोड़े से आगे निकल चुकी है। माफी चाहूंगा, ये लोग वो हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी हैं और इस आर्टिकल 2A और 227 कहता है कि ऐसे तमाम वो काम या दूसरे जो गैर इस्लामी होंगे वो गैर कानूनी होंगे। ये बाजवा साहब, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हॉर्स ट्रेडिंग के आपके पास सबूत ना हो, सिर्फ इल्जामात हों और जमीनी हकाइक में सिर्फ आप बात कर सकते हो कि वो वहां पे मौजूद था तो उसने पैसे लिए होंगे। आप जब तक साबित नहीं कर सकते उस ज़मन में कानून क्या कहता है? देखिए, एक है लफ्ज कत्ल, किसको कत्ल कर देना, सही। एक है इरादा कत्ल, सही। इरादा कत्ल का वो भी एक जुर्म है। अब देखिए, इरादा जो है वो करके वो प्रेस को अपने इंटरव्यू दे चुके हैं कि हम जो है टिकट ले चुके हैं या हमारी डील हो चुकी है नून लीग से या पीपल्स पार्टी से, जिससे भी डील हुई है, ये बात तो इकरार कर चुके हैं। जब वो इकरार कर चुके हैं तो फिर जरूरी है कि हमने आगे जाके जब कत्ल का इरादा कर लिया तो कत्ल होते हमने देखना है। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब का मौक़िफ़ ये है और नज़ीर हुसैन बुखारी साहब का भी मौक़िफ़ ये है, वो ये कहते हैं कि अगर टीवी पे आके वो बयान दे दें हमने पार्टी छोड़ दी है तो वो एक सियासी बयान भी करार दे सकते हैं। जब तक लिख के बयान हल्फी नहीं दिया जाता कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं तब तक वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब और दूसरों से माफी चाहता हूं। उनको चाहिए कि आर्टिकल 164 कानूनी शहादत पढ़ रहे हैं जिसमें मॉडर्न डिवाइसेस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जो एक जज साहब थे नायब के, जिनकी इन्होंने वीडियो चलाई, उस पर बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी। ऑडियो देखें, वो मॉडर्न डिवाइसेस जो होती हैं वो भी एक एविडेंस है। अब ये जो टीवी पे इंटरव्यू दे दिया उन्होंने, एंकर्स को इंटरव्यू दे दिया, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो उनका कन्फेशन है, वो इकरार जुर्म कर रहे हैं। कहते हैं हमने जनाब पार्टी तब्दील करके हमें टिकट का कहा गया है या हमें कुछ लेन देन, जो भी वो कह रहे हैं वो इकरार जुर्म है उनका। उसके बाद ऐसा शख्स जो अपना दीन ईमान न रखता बाजवा साहब, जो अपना बाजवा साहब पार्टी के बाजवा साहब, हम कहते हैं जमहूरियत, और जमहूरियत में तो हुसन ये है कि आप जिससे इख्तलाफ करते हैं उसका खुल के उस पर इख्तलाफ करें, अपनी राय दें। इन्होंने इख्तलाफ करके राय दी है अपनी कि हमारे ये पार्टी का वज़ीर आज़म ठीक काम नहीं कर रहा, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। तो जमहूरियत की तशरीह तो यही है, तो फिर से हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह हम कहेंगे?
राणा साहब, आप 63(1) को भी पढ़ लीजिए, वो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल है, उसमें वाज़ेह तौर पे ये बात लिखी गई है कि किन किन जो है मामलात, उनमें आप पार्टी की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त भी आइन मौजूद था, उस वक्त आइन के ये पाबंद थे जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब ये कहना कि वो शख्स ये कहता है कि जी मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, मुल्क के लिए जो बेहतर है वो करूंगा, वो नहीं होगा। यहां पे मामला है इस वक्त अदम इत्माद का। पहले अगर इनको एहतराम बाजवा साहब, 63A का मतलब ये है कि जब फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती है तब ये साबित हो जाता है कि आपने फ्लोर क्रॉस कर लिया, तहरीक अदम एतमाद में आपने ऑपोजिशन का साथ दिया और हुकूमत वक्त का साथ नहीं दिया, आपने पार्टी से इनहराफ कर लिया, वो लागू तो तब होगा, उससे पहले भी ये लागू हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ताहयात नाअहली के हवाले से जो बातें चल रही हैं, क्या ताहयात नाअहली इस पर लागू होती? जी मेरे भाई, मैं पहले ये बात बता चुका हूं। एक शख्स कहता है कि मैंने ए को कत्ल करना है, और अल्लाह कह रहा है, टीवी पे आके बैठ के कह रहा है, तो क्या हमारे अदारे रोकेंगे नहीं कि भी आप नहीं करना? उसका भी जिस शख्स को कत्ल करने जा रहे हो हम नहीं होने देंगे। देखें, वो बड़ा मला आके टीवी पे कह चुके हैं कि हमने पार्टी के खिलाफ वोट देना है, तो उस वक्त कानून मौजूद है कि आप वोट नहीं दे सकते। इन हालात में अदारों का काम है, स्पीकर का काम है, स्पीकर कस्टोडियन है उस वोट का, देखेगा कि ये किसके खिलाफ वोट देने जा रहा है। अगर वो पार्टी के खिलाफ देने जा रहा है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा, और उस पे उसी वक्त जो है दफात लगेगी। कुछ बहुत सारी दफात हैं, पाकिस्तान पीनल कोड में भी हैं और इलेक्शन लॉज के अंदर भी मौजूद हैं। अच्छा बाजवा साहब, जरा आगे चलते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी रहे और आपने सुप्रीम कोर्ट बार के बतौर सेक्रेटरी भी काम किया। उस वक्त आप वकला के लिए बात करते थे, आज़ाद अदलिया के लिए बात करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट बार के इस मामले को कि वो सुप्रीम कोर्ट बार गई है ना, इस पे अब पार्टी बनी है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का पार्टी बनना बनता था? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक गुजारिश कर दूं, मेरी बहुत ऑब्जर्वेशन है अपने सदर के बारे में। एक तो उसकी डिग्री ठीक नहीं है, मेरे साथ पढ़ता रहा है, मुझे पता है उसकी डिग्री किस तरह की है। दूसरा, वो थोड़े अभी कुछ अर्सा पहले ही लंदन से अपनी खिदमत तवाज़ो करा के आया है, और उसने जो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के बारे में भी एक पिटीशन की। अब वो आ गया है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। भाई आप कौन हो? पार्लियामेंट का मामला है, ये तो अपने करीबी दोस्त के ऊपर बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं बाजवा साहब आप। मैं सब जो हक सच की बात है मैं करूंगा और करता रहूंगा। मैं भी एक रहा हूं सेक्रेटरी, मैं भी ओहदेदार रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट बार का ये काम नहीं है कि वो सियासतदान सियासत में अपने आप को मुलवस करे और फिर वकला को भी सियासत में लेके आए। मैं पिछले दिनों भी कह चुका था, इन्होंने एक हड़ताल की कॉल दी थी, मैंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये पाकिस्तान बार काउंसिल का और काउंसिलों का हड़ताल का काम नहीं है। हम सियासत में हमें मत घसीटो, हम वकील अब सियासत में नहीं आएंगे। 2007 की जो रूल ऑफ लॉ की आप और साफियों के जरिए हमने जो तहरीक चलाई थी, उसका अशर आपके सामने खड़ा है। सब ने देख लिया है कि चौधरी इफ्तिखार ने हमारे साथ क्या किया है। क्या कुछ नहीं हुआ? क्या बेड़ा गर्क हमारा नहीं हुआ? वकला का रूल ऑफ लॉ को हमने बर्बाद कर दिया। बाजवा साहब, आप अकेले सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी, आप कह रही है किरदार नहीं है, इससे नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप देखिए, आपके बाकी बड़े सीनियर तरीन जुम्मेदारान जो थे वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, सारा कुछ हुआ था। आपने संगीन तरीन इल्जामात भी लगाए हैं, और वकला जो है पाकिस्तान में जमहूरियत के जामन भी हैं, सारा कुछ है, तो फिर वकला क्यों ना बोले इस पर? भाई मैं वकला जो है कानून की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, किसी सियासी पार्टी की हमायत ना करें, मैं ये कहता हूं। ये तो एहसन भून साहब को जब हमने प्रोग्राम में लिया था, उनका भी मौकिफ ये था कि मैंने किसी पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन के लिए बात नहीं की, मैंने तो कुली तौर पे बात की है कि कल को ये जो लागू कानून किसी और पे लागू ना हो, किसी और की हजीमत ना हो, किसी और के ऊपर ताहयात नाअहली ना हो, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए। भाई मुझे एक बात बता दें, एक शख्स डिक्लेयर हो जाता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से कि ये मफरूर है, ये चोर है, ये डाकू है, ये स्नेकबन का माल खाया हुआ है, या इस पे इल्जामात ये हैं कि इनकी टीटियां आ गई हैं अरबों रुपए की इनके नौकरों के नाम, तो अब हमने उन्हीं को मुंतखब करना है? क्या पाकिस्तान में कोई और लोग नहीं रह गए, लीडर नहीं रह गए जिनको हमने मुंतखब करना है? खुदा के लिए हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी रहने दो। अच्छा बाजवा साहब, मुझे ताहयात नाअहली के ऊपर बात करनी है। आप क्या समझते हैं उस केस के अंदर अगर कोई माजी की नजीर मिल जाती है तो उस केस पे असर क्या
पड़ेगा। मुझे याद पड़ता है मंजूर अहमद खान काकड़ साहब जो सेनेटर हैं इस वक्त, वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मेंबर थे और मेंबर सूबाई असम्बली थे बलोचिस्तान के। उन्होंने पार्टी वोट से इनहराफ किया, डी सीट हो गए, 2018 में वो डी सीट हुए और 2021 में वो सेनेटर बन गए बीएपी की सीट के ऊपर। क्या उस टर्म्स के लिए आप डी सीट करवा सकते हैं या फिर ताहयात नाअहल करवा सकते हैं? मेरे भाई, काश हमारे मुल्क में, अब देखें अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने जनाब क्रेनों के ऊपर बंदे लटका दिए जिन्होंने कत्ल किए थे। अब वहां क्राइम रेशो 1% से नीचे आ गया है। काश हमारे मुल्क में यह होता कि चोरी डाकू करने वाले का हाथ काट दिया जाए, फिर हाथ कटे हुए बंदे को आप वज़ीर-ए-आज़म बनाना पसंद करेंगे? कोई बंदा पसंद नहीं करेगा। इसलिए उसका हाथ कटा, पूरी दुनिया में पता चलेगा यह चोर है, जहां जाएगा वहां चोर चोर के नारे लगेंगे। तो यही लोग आप जो अपोजिशन में बैठे हैं एक दूसरे को चोर कहते थे। क्या शबाशी साहब ये नहीं कहते थे कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा? क्या जरदारी साहब ये नहीं कहते थे कि मियां नवाज गली गली चोर है, मियां नवाज शरीफ चोर है? अब ये सारे चोर इकट्ठे होके सिर्फ हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं। भाई कोई काम करना है, मुल्क के अवाम के लिए कुछ करो, अवाम के लिए निकलो। जो भी काम करना है मुल्क की आवाम के लिए करो और आवाम के लिए निकलो और आवाम की फलाह बहबूद के फैसले करो। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह क्या होती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत क्या जारी होती है। दीगर सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम आफ्ताब बाजवा साहब से कानूनों आईनी निकात के ऊपर बात कर रहे थे, एक बार फिर बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे के ऊपर, अपोजिशन की प्लानिंग के ऊपर। अपोजिशन ने पहले जलसों का ऐलान किया, फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद आ गई, फिर हुकूमत ने जलसे का ऐलान किया तो मुतबादिल में अपोजिशन ने भी कर दिया। अब अपोजिशन ने तारीख भी तब्दील कर दी है। तारीख तब्दीली के पीछे कौन सी हिकमत है जिसके तहत अपोजिशन आगे बढ़ना चाहती है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपने जो मार्च की तारीख को तब्दील कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान का भी ऐलान आ गया, इसके पीछे क्या मंतिक है? देखिए यार सर, पहले तो मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले तो ये सोचें कि मुस्लिम लीग नून ने इस लॉन्ग मार्च से पहले जलसों का ऐलान किया। अचानक एक जलसा जिसे सवात में रखा गया मुलतवी कर दिया गया और यह कहा गया कि मरियम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या मरियम साहिबा के अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो उसे उस जलसे में जाना चाहिए था? सवाल बनता। उसके बाद मालाकंड में जलसा मुलतवी कर दिया गया मौलाना फजलुर रहमान साहब का, कि उनकी इस्लामाबाद में बड़ी मसरूफियत है। तो जलसा रखने से पहले क्या वो मसरूफियत कम थी? जलसा रखने से पहले ये इल्म नहीं था मसरूफियत क्या थी? मैं अब आपको उसके अंदर की। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जलसा किया। पीपल्स पार्टी ने जो जलसा किया वो जलसा आपने देखा है। मैं तो इन दोनों के बात कर रहा हूँ। इस वक्त ये दोनों किसी और तरह खेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी और खेल रहे हैं। देखें यासर, मियाँ नवाज शरीफ को एक पैगाम जाता है, एक तजवीज़ जाती है कि मियाँ साहब इमरान खान जलसे कर रहा है, उसकी अवामी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, आपकी अवामी मकबूलियत कम हो रही है, फौरी तौर पर जलसे करें। और जलसों के लिए कहा जाता है कि पंजाब में करने हैं तो ओकारा, गुजरांवाला, सियालकोट, इन 3 शहरों में से किसी एक जगह कर लें। KPK में करना है तो सवात में करें। और इन 4 जगहों पे आप 2 या 3 जलसे कर लेंगे तो आपकी अवामी मकबूलियत बढ़ जाएगी। और इन जलसों में मरियम और मियाँ शहबाज शरीफ को भेजें। इस पैगाम के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ओके करते हैं, जलसे की हदायत कर दी जाती है। पहली शॉट वो खेलते हैं जी, हम KPK में खेलेंगे इनके घर में। दूसरी शॉट होनी थी ओकारा में। यासर साहब सही, ओकारा में फयाज जो रियाजुल्लाह जज के भाई है, बड़ा एक्टिव तरीन वो है मुस्लिम लीग नून का, फयाज जफर, उसने तैयारी शुरू कर दी। सवात में अमीर मकाम ने तैयारी शुरू कर दी। सारा काम हो गया। अचानक चचा ने ये एहतजाजन भी और ये हाइनी अपने हालात को देखते हुए कहा कि जनाब जलसे में कोई ऐसी गुफ्तगू हो गई जिससे आइंदा आने वाला रास्ता मेरा बंद हो गया, तो इस जलसे को मुलतवी किया जाए। और इस पर बाकायदा 3 घंटे मिन्नत समाजत जिसे आप कह सकते हैं या जो भी हो सकता है वो किया गया, जिसके बाद फिर ये बहाना बना दिया गया। लेकिन राना साहब मैं देखें ना, मैं आपको यार अंदर की बात मैं आपको दे रहा हूँ यासर। फिर उसके बाद ये जलसा मुलतवी किया गया। ये कोई बीमारी, मैं तो कह रहा हूँ अगर बीमारी थी तो 2nd चला जाता, बीमारी थी तो 3rd चला जाता। क्या मुस्लिम लीग नून का जलसा मरियम ही करेगी तो होगा?
लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने एवनफील्ड रेफरेंस की जो समाअत थी उस पर बाद में मीडिया से जो गुफ्तगू की उस पर बड़ी मोहतात गुफ्तगू की। जब वहां पे समझाया जा सकता है तो जलसे के लिए नहीं समझाया जा सकता? नहीं समझाया जा सकता। जिनको खदशात होते हैं ना, अच्छा, जो डर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं जितनी एहतियात हो उतनी चले। उसके बाद आएगा मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, उसकी भी मंतिक बता। मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा था और मौलाना साहब को भी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि मौलाना साहब जलसे में कोई नारा लग गया, कुछ जज्बात में ऐसी बात हो गई तो ये ना हो कि रास्ता बंद हो जाए, और उस रास्ते को खुला रखने के लिए यासर साहब ये जलसा मुलतवी किया गया। जलसा मुलतवी करने के पीछे जो असल मामला थे वो ये है। सही, यानी ऑपोजिशन बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। और एक 5 सेकंड में बता दूं आपको, 28 को जो जलसा हो रहा है, अपोजिशन 28 के जलसे के बाद वहां पे धरना भी देगी। ऑपोजिशन धरना देने का इरादा रखती है, राना साहब ये खबर भी दे रहे हैं, और फूंक फूंक पे ऑपोजिशन कदम भी रख रही है कि मुस्तकबिल का रास्ता ना कहीं बंद हो जाए। देखिए ऑपोजिशन की प्लानिंग किस हद तक सूदमंद साबित होती है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे इसी वक्त। अल्लाह ने के बाद।